भारतीय फिल्म जगत में बेरोजगारी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है जिसको बहुत अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब कोई चीज़ सिनेमा में आती है तो मतलब समाज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए बेरोजगारी को मापना बहुत ज़रूरी है। सरकार लगातार बेरोजगारी को मापने के लिए अलग अलग आंकड़े जारी करती रहती है। अब हाल ही में सरकार की तरफ से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया है, जो कि बताता है कि हमारी इकोनॉमी में बेरोजगारी और इससे जुड़े जो अलग अलग टूल्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है। तो आज इस वीडियो में हम इसी डेटा पर बात करेंगे कि डेटा क्या है, डेटा क्या बताता है और इस डेटा से, इन आंकड़ों से क्या निहितार्थ, क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आते हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा के बारे में, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के। खबर क्या है, पूरी खबर क्या क्यों चर्चा में आई है, कुछ जनरल आंकड़े भी देखेंगे कि आंकड़े क्या निकल करके आए हैं, उन पर बात करेंगे। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक आंकड़ों पर बात करेंगे, यानी कि आपका ग्रामीण लेवल पर क्या सिचुएशन है, अलग अलग राज्यों में आपको बेरोजगारी को लेकर के क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, भारत की राजधानी में क्या सिचुएशन है उसको भी देखेंगे, महिलाओं के मामले में क्या सिचुएशन है, पुरुषों की क्या सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक आंकड़ों को देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ संबंधित शब्द भी यहाँ पर निकल करके आते हैं जिन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द तो यही हो गया कि बेरोजगारी दर क्या होती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। दूसरा आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है उसको भी समझेंगे। इसके साथ साथ एक और शब्द आता है वर्किंग पॉपुलेशन रेशो। वर्किंग पॉपुलेशन रेशो का क्या मतलब है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के जो शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, इन आंकड़ों के क्या निहितार्थ निकल करके आते हैं, इन आंकड़ों के क्या मायने हैं और इन आंकड़ों के आधार पर आप अपनी इकोनॉमी को लेकर के क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो आंकड़ों के निहितार्थ को देखेंगे। फिर अंत में एक प्रश्न भी आपके लिए होने वाला है। प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप टॉपिक को अपने यूपीएससी एग्जाम से जोड़कर देखेंगे तो ये आपका जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से भी जुड़ता है और जीएस पेपर 3 से भी जुड़ता है। तो 3 में आपको इकोनॉमी का सेगमेंट मिल जाएगा और 2 में आपको रोजगार का और समाज का सेगमेंट मिल जाएगा। वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए, ये तो हमारी पूरी वीडियो की रूपरेखा हमने डिस्कस की। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं खबर को लेकर के। तो सबसे पहले खबर अगर आप देखें, हमारा एक मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में मोस्पी भी कहते हैं। तो मोस्पी जो है, मोस्पी की तरफ से कुछ डेटा जारी किया गया है। ये जो डेटा है, ये डेटा मुख्य तौर पर जो है हमारी इकोनॉमी में रोजगार की क्या सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी में बेरोजगारी की क्या सिचुएशन है उसको लेकर के बात करता है। क्या है रिपोर्ट का नाम, क्या है? तो रिपोर्ट का नाम है PLFS, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो हमारा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है, जो कि हमारी इकोनॉमी में रोजगार और बेरोजगारी की क्या सिचुएशन है उसको लेकर के बात करता है। तो अब यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपके वनडे एग्जाम हो सकते हैं वहां पर ये सवाल आ सकता है कि जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये किस बात की जानकारी देता है। तो ये आपको रोजगार और बेरोजगारी की जानकारी देता है। और जारी कौन करता है इसको? इसको जारी किया जाता है आपका मोस्पी द्वारा। तो ये हमने देखा, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए। अब डेटा क्या बताता है? तो डेटा जो है वो आपका इस बार ये बताता है कि अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 का जो पीरियड रहा, इस पूरी अवधि के दौरान 15 वर्ष से ज्यादा आयु के जो लोग रहे उसमें बेरोजगारी की जो दर थी वो 6.4% के आसपास थी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या डेटा है। अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में वो लोग जिनकी आयु 15 वर्ष से ज्यादा थी, उनके बीच में अगर आप बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी की दर क्या थी? 6.4% के आसपास थी। तो इस बार आपकी बेरोजगारी कितनी हो गई? 6.4%। अब अगर आप इसको जेंडर वाइज देखें, पुरुषों में क्या बेरोजगारी की दर थी, महिलाओं में क्या सिचुएशन रही, उसको अगर आप देखें तो पुरुषों में बेरोजगारी की दर जो थी वो 5.8% के आसपास थी और महिलाओं में बेरोजगारी की दर अगर आप देखें तो ये 8.1% के आसपास आपको देखने को मिली। यानी यहां से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यहां से आप निष्कर्ष निकालेंगे कि आपके मेल्स में जो आपके पुरुष हैं उनमें जो बेरोजगारी की दर है वो कम है और फीमेल्स में यानी महिलाओं में बेरोजगारी की जो दर है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो भारत में अगर आप एक जनरल पैटर्न देखें तो आपका क्या पैटर्न आपको मिलेगा कि ओवरऑल आपका महंगाई ज्यादा, ओवरऑल जो आपका बेरोजगारी है वो ज्यादा है, उसमें भी आपका जो महिलाओं में बेरोजगारी है वो आपको ज्यादा नजर आ जाएगी। तो अब यहाँ से यूपीएससी एक स्टेटमेंट कैसे बनाएगा?
यूपीएससी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से एक कथन आपका ये भी हो सकता है कि भारत में महिलाओं में बेरोजगारी की दर जो है वो पुरुषों में बेरोजगारी की दर से ज्यादा है। या इसका उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं में बेरोजगारी की दर जो है वो पुरुषों में बेरोजगारी की दर की तुलना में कम है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सोचते हुए चलना है कि कैसे सवाल जो है वो बनाए जा सकते हैं। सवाल बनाने के 4-5 पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। उन 4-5 पैटर्न्स को आसानी से आप किसी भी पेपर को उठाइए, पिछले 4-5 सालों के पेपर को उठाइए, वहां से आप उस पैटर्न को देखिए कि सवाल बनते किस तरह से हैं, और फिर उसी आधार पर आप सारी चीजों को समझते हुए चले जाइए। तो ये ओवरऑल आपका सवाल हुआ कि सवाल कैसे बन सकता है। बेरोजगारी दर की हमने बात की कि पैटर्न आपको क्या देखने को मिलेगा। आंकड़े भले ही आप याद ना रख पाए, डेटा भले ही आप याद ना रख पाए, आपको भले ही ये ना पता हो कि महिलाओं के बीच में बेरोजगारी दर क्या रही है, लेकिन पैटर्न आपको जरूर पता होना चाहिए। ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के बीच में बेरोजगारी की दर ज्यादा है और पुरुषों के बीच में कंपैरेटिवली बेरोजगारी की दर जो है वो कम है। इसके अलावा अगर इस पूरे डेटा को, ये जो आपका 6.4% का डेटा है, इसको पिछले कुछ सालों से अगर आप कंपेयर करें तो क्या निकल करके आता है। डेटा ये बताता है कि 2023 की इसी तिमाही की तुलना में, यानी कि अगर आप पिछले साल से इसको कंपेयर करें, पिछले साल का मतलब ये है कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 को अगर आप कंपेयर करें तो क्या निकल करके आता है। तो 2023 की जो सेम तिमाही थी उसमें बेरोजगारी की दर आपकी 6.5% के आसपास थी, जो कि इस बार कितनी रही, 6.4% के आसपास, यानी कि 0.1% की कमी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप इसको कंपेयर करें पिछली तिमाही से, ये जिस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का जो पूरा क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर कहा जाता है। अगर आप सेकंड क्वार्टर की बात करें, सेकंड क्वार्टर क्या होता है, सेकंड क्वार्टर है आपका जुलाई से लेकर के सितंबर तक का क्वार्टर जो होता है। जुलाई से सितंबर तक के पीरियड की अगर आप बात करें तो इस दौरान जो आपकी बेरोजगारी थी वो भी 6.4% के आसपास थी, यानी कि इस दौरान भी आपको इस पूरी अवधि में बेरोजगारी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अगर महिलाओं के बीच में बेरोजगारी की बात करें तो हमने देखा कि महिलाओं के बीच में जो आपकी बेरोजगारी की दर है वो इस बार 8.1% के आसपास है। और इसको अगर आप कंपेयर करें पिछली तिमाही की तुलना में, तो पिछले वर्ष जो थी ये आपका 8.6% के आसपास थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओवरऑल आपको ये थोड़ा सा बढ़ोत कमी यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिली है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की कि डेटा क्या निकल करके आया है, क्या डेटा आपको बताता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि हमारी नोएडा वाली जो क्लासेस हैं वहां पर हिंदी माध्यम के नए बैच की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। सेंटर का एड्रेस नोट कर लीजिए। एड्रेस है हमारा C171/2 ब्लॉक ए, नोएडा सेक्टर 15, मेट्रो स्टेशन के काफी करीब आपको ये नई क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप ऑनलाइन संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए, ये तो हमने एक सूचना की बात की। अंग्रेजी माध्यम के अगर आप देखें तो अंग्रेजी माध्यम के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। हिंदी माध्यम का बैच जल्द ही शुरू होगा, अंग्रेजी माध्यम के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो दोनों बैचेस हैं हमारे पास, जो भी आप चाहें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ा जाए आगे, बातचीत की जाए और आंकड़े क्या बताते हैं। राज्यवार अगर यदि आप आंकड़ों की बात करें कि कौन से राज्य में बेरोजगारी दर ज्यादा है, कौन से राज्य में बेरोजगारी की दर कम है, उसको अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। कितनी है, 10.4% के आसपास। और यूनियन लेवल पर अगर आप देखें, समग्र भारत पर अगर आप देखें, पैन इंडिया लेवल पर अगर आप देखें तो बेरोजगारी दर कितनी है, 6.4%। हिमाचल प्रदेश में कितना है, 10.4%। यानी हिमाचल प्रदेश में आपको जो हमारा समग्र एवरेज है उससे काफी ज्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। गुजरात की यदि आप बात करें, गुजरात ने इस मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गुजरात में जो आपका बेरोजगारी की दर है वो सबसे कम है। गुजरात में जो दर है वो है आपका 3% के आसपास। महिलाओं की अगर आप बात करें, महिलाओं की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के बीच में बेरोजगारी की जो दर है वो काफी ज्यादा है। कितनी है, हमने देखा ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में महिला और पुरुषों का अगर आप क्यूमुलेटिवली देखें तो वो 10.4% के आसपास है। और अगर हिमाचल प्रदेश में अकेले महिलाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अकेले महिलाओं के बीच में बेरोजगारी की जो दर है वो 24% के आसपास है, 24% के आसपास है। सबसे कम कहां पर है महिलाओं के बीच में बेरोजगारी, सबसे कम बेरोजगारी आपको दिल्ली में दिखाई देती है। दिल्ली में बेरोजगारी कितनी है, दिल्ली में है आपका 1.3% के आसपास। तो ये एक अच्छी सिचुएशन दिल्ली के लिए मानी जा सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी दर को परिभाषित कैसे किया जाता है उसकी यदि आप बात करें तो बेरोजगारी दर का अर्थ बेसिकली आपका कार्यबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के तौर पर है। कार्यबल का मतलब क्या हुआ,
कार्यबल का मतलब उन लोगों से हुआ जो कि या तो काम कर रहे हैं या फिर काम करने के इच्छुक हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों का कितना प्रतिशत है, इसको कहा जाता है बेरोजगारी दर। और बेरोजगारी दर जो है वो बेसिकली आपका करंट वीकली स्टेटस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। सप्ताह भर में आपको रोजगार मिला है या नहीं मिला है, इसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर एक और डेटा यहाँ पर निकल करके आता है, वो है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है वो अगर आप देखें तो सभी उम्र के लोगों में भारत में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 39.6% के आसपास है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 39% हुआ करता था। तो इस बार यहाँ पर आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है। इसके अलावा महिलाओं के बीच में अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए तो वो 0.1% बढ़ा है, अब बढ़ करके 20% हो चुका है। पहले ये 19.9% हुआ करता था। हालांकि अगर पिछले साल से इसकी कंपेयर करें तो पिछली तिमाही में ये आपका 20.3% था, तो पिछली तिमाही से तुलना में अभी भी जो है कम आपका बना हुआ है। तो ये ओवरऑल हमने सबसे पहले बात की कि राज्यों में क्या सिचुएशन है, फिर आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या कहता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर रेट होता है, सबसे कम भी एक बार देख लेते हैं। सबसे कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे ज्यादा कम है। इसके अलावा अगर आप देखें बिहार में सभी लोगों के लिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 30% के आसपास है, और खासतौर पर महिलाओं के मामले में अगर आप देखें तो ये मात्र 9.9% के आसपास है। तो बिहार में काफी कम आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्किंग पॉपुलेशन रेशो को अगर आप देखें, वर्किंग पॉपुलेशन रेशो में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए वर्किंग पॉपुलेशन रेशो जो रहा वो आपका पिछले साल अगर आप देखें 2023 की तीसरी तिमाही में 46.6% के आसपास था, जो कि इस बार बढ़कर के 47.2% के आसपास पहुंच चुका है। पुरुषों के मामले में अगर आप देखें तो पुरुषों के मामले में वर्किंग पॉपुलेशन रेशो 69.8% के आसपास 2023 में था, और अब ये बढ़कर के 70.9% के आसपास पहुंच चुका है 2024 में। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आया है, जो कि ओवरऑल आपको बात करता है कि आपकी सिचुएशन में आपके देश में बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के क्या सिचुएशन जो है बनी हुई है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ संबंधित शब्द हैं जिन पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हमारा यही शब्द था बेरोजगारी दर क्या होती है, उसको हमने समझ ही लिया। बेरोजगारी दर को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपकी इकोनॉमी में कुल कार्यबल कितना है, यानी कितने लोग जो है वो काम करने के इच्छुक हैं, उसमें आपका वो लोग भी शामिल है जिनके पास काम मौजूद है और वो लोग भी शामिल है जिनके पास काम मौजूद नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, आपकी इकोनॉमी में 200 लोग रहते हैं, आपके देश में 200 लोग रहते हैं, जिसमें से केवल 100 लोग ही जो है काम करना चाहते हैं, 100 लोग ही जो है काम कर सकते हैं, काम करने की कैपेबल हैं। इसमें से 70 लोगों को रोजगार मिलता है, 30 लोगों को काम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आपकी बेरोजगारी दर कितनी हो जाती है, बेरोजगारी दर हो जाती है आपकी 30%। यहाँ पर आप देखें बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है, 30 है, और टोटल आपका वर्कफोर्स कितना है, कार्यबल की कुल संख्या क्या है, 100 आप इसको मान सकते हैं। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, आपका बचा 30%। 30% आपकी बेरोजगारी दर हो जाती है। तो ये होता है आपका बेरोजगारी दर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये उस कुल संख्या का प्रतिशत है जो किसी भी प्रकार के आर्थिक गतिविधि, रोजगार या नौकरी में शामिल हैं। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आपका कार्यबल की कुल संख्या कितनी है, यानी कितने लोग काम करने के इच्छुक हैं, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, और फिर आपकी इकोनॉमी में कितने लोग काम कर सकते हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कार्यबल की कुल संख्या कितनी है, फिर कितने लोग काम करने योग्य हैं, इसको अगर आप देख लेते हैं तो इससे आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा कार्यबल जनसंख्या अनुपात की अगर आप बात करें तो इसमें बेसिकली उन लोगों को गिना जाता है जो कि एम्प्लॉयड हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यानी कि वो लोग जिनके पास रोजगार मौजूद है। यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो नियोजित व्यक्तियों की संख्या क्या है, 70 है। और कार्य करने वाले आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी कि कार्य करने वाला आयु वर्ग मतलब कि आपका 15 से लेकर के 64 आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, उसको अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें तो इससे आप वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अब इन आंकड़ों के निहितार्थों पर बात कर लेते हैं, यानी कि जो डेटा हमारे सामने निकल करके आया है उस डेटा से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष अगर आप देखें, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि शहरी रोजगार में आपको सुधार देखने को मिला है। शहरों के मामले में अगर आप देखें तो सुधार यहाँ पर हुआ है। खासतौर पर हमने देखा राजधानी दिल्ली के मामले में, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में राजधानी दिल्ली आपको सबसे आगे नजर आ जाएगी। तो राजधानी दिल्ली में महिलाओं के मामले में आपको काफी ज्यादा
अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो शहरों में रोजगार के मामले में जो है बेहतर प्रदर्शन किया है। महिलाओं के कार्यबल की जो हिस्सेदारी है वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आई है। आर्थिक विकास में भी सहायता आपको देखने को मिल सकती है। जब रोजगार बढ़ेगा, जाहिर तौर पर लोगों के पास नौकरी होगी, तो नौकरी से उनको सैलरी प्राप्त होगी, सैलरी से वो और ज्यादा जो है खर्चा कर पाएंगे। जब खर्चा होगा तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से ओवरऑल आपकी जीडीपी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये आर्थिक विकास में भी सहायक हो सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चिंताएं बाकी हैं। जैसे भारत के बहुत सारे राज्य हैं, हमने क्या देखा, बिहार की अगर आप बात करते हैं, बिहार में हमने देखा कि महिलाओं के बीच में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है, मात्र 9.9% के आसपास है। बहुत कम महिलाओं की हिस्सेदारी आपको कार्यबल में देखने को मिलती है। तो जो सोशल स्टिग्मा यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको चैलेंज करना, उसको उसको तोड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे देश की जो आबादी है उसमें जो 50% आबादी है वो हमारे देश के विकास में योगदान दे सके, और इसके माध्यम से हमारा देश और अच्छे लेवल पर जो है डेवलप हो पाएगा। तो ये ओवरऑल हमने आंकड़ों के निहितार्थ क्या हो सकते हैं उसको समझा। और भी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और भी चीजें सुझाव के तौर पे कहा जा सकता है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को उतना रोजगार मिल सके जितने जितने वो कैपेबल हैं। क्योंकि कई लोग जो है वो आपका ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, पीएचडी की कई लोगों ने प्राप्त कर रखी है, और वो उस लेवल पर रोजगार नहीं कर रहे हैं, उस लेवल का काम उनको प्राप्त नहीं हो पाया है जिस लेवल का काम वो कर सकते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम जो है दिया जाए, ये भी सरकार सुनिश्चित कर सके। तो अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है कि कार्यबल जनसंख्या अनुपात क्या दर्शाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उन लोगों का प्रतिशत जो बेरोजगार हैं लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऑप्शन बी उन लोगों का प्रतिशत जो किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न है और कार्यरत हैं। ऑप्शन सी उन लोगों का प्रतिशत जो कार्यबल का हिस्सा है चाहे वे कार्यरत हो या नहीं। और ऑप्शन डी किसी देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो सरकारी नौकरियों में कार्यरत है। तो इसका सही जवाब देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।